हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूना स्टडी पॉइंट अगेन। तो आज के दिन हम बेसिक ऑफ मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, पहले तो मैकेनिक्स होता क्या है उसके बारे में हम जानें। तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, नेचुरल फिजिक्स का, या फिर फिजिकल साइंस बोल सकते हैं। फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हमको क्या पढ़ना होता है, जिसमें हम जनरली क्या पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। हम क्या पढ़ते हैं मैकेनिक्स में? पढ़ते हैं मोशन के बारे में, मोशन के बारे में, मोशन के काउज के बारे में, मोशन के इफेक्ट के बारे में। किस चीज के बारे में? मोशन, मोशन के काउज और मोशन के इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? क्या पढ़ते हैं हम मैकेनिक्स में? हम क्या पढ़ते हैं जनरली? मोशन के बारे में, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के काउज के बारे में पढ़ेंगे और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैकेनिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस और फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द मोशन एंड इफेक्ट्स ऑन इट। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals about motion, its causes and effects. ओके, तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके कारण को पढ़ते हैं, उसके प्रभाव को पढ़ते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में डिफाइन ऐसे करेंगे, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट मोशन, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। अब देखिए मैकेनिक्स को हम फिर दो भाग में बांट देते हैं। मैकेनिक्स दो टाइप के होते हैं। दो चीज सब आप लोग जानते होंगे कि पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं, तीनों का अपना अपना मोशन होता है। ठीक है, तो लेकिन हम उनको बांटेंगे दो टाइप में, क्योंकि पदार्थ को दो टाइप में बांटा गया है। तो एक पहला पदार्थ का टाइप होता है सॉलिड, दूसरा होता है फ्लूइड। तो मैकेनिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? टू पार्ट्स में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे टू पार्ट्स है। तो पहला हो गया कि इनपे मटेरियल के नाम पे, मतलब पदार्थ के नाम पे ही डिवाइड किया गया है। तो पहला है मेरा सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, एंड दूसरा है मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में, क्योंकि दो टाइप के मटेरियल होते हैं जिसको हम फ्लो करवा सकते हैं, या फिर उस पर फोर्स लगा के उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं, या फिर उसको फ्लो करवा सकते हैं, उसके इफेक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो पहला हो गया सॉलिड मैकेनिक्स, दूसरा हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी हम जानेंगे जनरली सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स में? हमको जानना कहते हैं। तो सॉलिड मैकेनिक्स में हमको सॉलिड स्टेट में जितने भी मटेरियल है उसके बारे में हमको जानना है। और फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है कि लिक्विड और गैस बोथ मिला के फ्लूइड कहे जाते हैं। तो फ्लूइड मतलब होता है जनरली बहाव वाले पदार्थ। तो जितने भी बहाव वाले पदार्थ है उसके बारे में हमको यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में जानना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में किस चीज के बारे में जानना है? विच कैन फ्लो, जो कि बहता है उसके बारे में मुझे जानना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमको सॉलिड के बारे में सिर्फ जानना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि जान गए हैं आप लोग कि सॉलिड मैकेनिक्स में क्या जानना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या जानना है। तो सॉलिड में क्या, सॉलिड मैकेनिक्स के फिर हम इसको क्या करते हैं? दो भाग में बांट देते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स को कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। तो फ्रेंड्स हम बता चुके हैं कि सॉलिड मैकेनिक्स के कितने पार्ट है? दो पार्ट है। तो इसको हम दो भाग में कैसे बांटेंगे? सॉलिड दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो एकदम कठोर होता है जिसको हम रिजिड बोल सकते हैं। एक होता है डिफॉर्मेबल, जो कि सॉलिड है लेकिन कठोर नहीं है। जैसे कि स्पंज ले लीजिए, मिठाई हम जो खाते हैं वो सॉलिड स्टेट में माना जाता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए गूंदा हुआ आटा। ठीक है, तो अगर आप फोर्स लगाएंगे हम अगर तो वो धंस जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है? डिफॉर्मेबल है, जो कि डिफॉर्म अपना बॉडी और शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। तो चलिए सॉलिड मैकेनिक्स को हम बांटे। पहला पार्ट हो गया डिफॉर्मेबल में, डिफॉर्मेबल, और एक हो गया रिजिड। तो इसको हम बांटेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, दूसरा हो गया रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है,
तो डिफॉर्मेबल बॉडी, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, डिफॉर्मेबल का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा सॉलिड हो जो डिफॉर्म हो जाए। डिफॉर्म का मतलब होता है अपना शेप एंड साइज दोनों चेंज कर ले जब हम उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाए। पहली बात, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि फोर्स ही एक एक्सटर्नल एजेंट है। तो वैसे अगर हम इस पे जब हम फोर्स लगाए तो जब ऑब्जेक्ट कोई भी सॉलिड जब अगर वो अपने आप शेप चेंज कर लेता है तो वो डिफॉर्मेबल कहलाता है। और जो बॉडी शेप नहीं चेंज करता है वो क्या कहलाता है? रिजिड बॉडी कहलाता है। जैसे रिजिड में हम एग्जांपल ले सकते हैं लोहा का, ठीक है। लोहा पे फोर्स लगाइए वो अपना शेप नहीं चेंज करेगा, ईटा पे फोर्स लगाइए वो अपना शेप नहीं चेंज करेगा, लेकिन गूंदा हुआ आटा पे फोर्स लगाइए वो भी तो एक सॉलिड है, वो अपना शेप चेंज कर लेगा, ठीक है। रबर जो आप लोग बचपन में मिटाते होंगे, उस रबर भी पेंसिल से लिखने के बाद मिटाने के काम आता है। उस पर भी अगर आप दबाते होंगे अंगूठा से तो वो दब जाता था, तो उस पर फोर्स लगा तो वो क्या किया? अपना शेप और साइज चेंज किया। तो चलिए अब हमको इसमें भी जानना है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के बारे में। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक आ जाता है मेरा, इसमें हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक हो जाएगा मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं, और दूसरा क्या होगा? डायनेमिक्स। क्या है मेरा? स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। अब देखिए इसमें रिजिड बॉडी के बारे में, तो रिजिड बॉडी तो हो गया, इसमें हम इतना तो जानेंगे कि चलो भाई रिजिड बॉडी में हमको क्या पढ़ना है हमको वो बॉडी जो रिजिड होगा। मतलब रिजिड मतलब जानते नहीं, कोई गांव में वो लड़का ऐसा होता है जो अपना बात पे अरियल होता है, अरियल जानते होंगे, उसी को रिजिड, ये अपना बात पे रिजिड रहता है, तो वही अरियल वाला बात है। तो यहाँ पे सॉलिड, ये जो सॉलिड मैकेनिक्स है, ये जो सॉलिड है वो अरियल है थोड़ा, ठीक है, अपने दिमाग से घुमा हुआ है, तो ये रिजिड रहता है, इसको कितना भी फोर्स लगे वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, टूट जाएगा लेकिन चेंज नहीं होगा। जैसे रिजिड बंदा मार कतबो खा लेगा लेकिन काम वही करेगा चाहे कुछ हो जाए, तो वैसा ही यहाँ पे बात हो जाता है कि इसको कतबो दबा दीजिए, ये अपना शेप नहीं चेंज करेगा। अगर नॉर्मल भाषा में समझाए तो लड़की के भेजा बड़ी हार्ड होता है, समझे, तो वो चीज जो है सो डिफॉर्मेबल नहीं है, वो रिजिड है। और लड़की का अरो पार्ट तो आप समझेगा होंगे डिफॉर्मेबल कौन सा है, बड़ा आसानी से दब जाएगा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। स्टैटिक्स में कैसा पढ़ेंगे और डायनेमिक्स में। तो स्टैटिक्स में हम वो पढ़ेंगे जब मेरा रिजिड बॉडी रेस्ट होगा, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में जब होगा तब जो हम इस पे फोर्स एंड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है मेरा स्टैटिक्स में पढ़ना है, ठीक है। और जब डायनेमिक्स क्या होगा? जब बॉडी, व्हेन बॉडी, तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को हम कितने भाग में बांटे थे? एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स क्या था? जब हम ऑब्जेक्ट को व्हेन बॉडी बोल दीजिए, बॉडी बोल सकते हैं हम इसको। बॉडी का मतलब आप मुर्दा वाला बॉडी मत समझ लीजिए, मरा हुआ बॉडी, हाँ समझ लीजिए रेस्ट में है तो मरले है। तो व्हेन बॉडी इन रेस्ट, व्हेन बॉडी इन मोशन। तो इसका मतलब एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मोशन में होना चाहिए, मतलब गति में होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ये एग्जांपल देते हैं, मूवी देखे होंगे उसमें, ठीक है, मर जाता है आदमी तो जैसे उसका इलाज करता है, कुछ तो था गब्बर इज बैक, उसमें तो वो बेचारा है रेस्ट में लेकिन उसको मोशन में लाके पढ़ रहा है। लेकिन हमको ऐसे नहीं पढ़ना है कि रेस्ट में चला गया, रेस्ट इन पीस हो गया तो ये हम मोशन में उसको कूदा रहे हैं ना। हमको पढ़ना है ओरिजिनली जो मोशन में ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे बस मेरा चल रहा है तो उस पर फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, उसको रोकने के लिए क्या ब्रेक लगाना पड़ेगा, कितना पावर से रोकना पड़ेगा, ठीक है। और रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट से कैसे उसको मोशन में लाया जाए, उसको इक्विलिब्रियम में कैसे किया जाए, उस पर कांस्टेंट स्पीड कैसे दिया, वेलोसिटी कैसे दिया जाए, ये सब चीज हम कहाँ पढ़ेंगे? स्टैटिक्स में। डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कब? जब बॉडी मोशन में होगा तब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी तक क्या बता चुके थे स्टैटिक्स के बारे में और डायनेमिक्स के बारे में। तो डायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? जब बॉडी मोशन में होगा तब। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, डायनेमिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो हम क्या करते हैं, डायनेमिक्स को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। इसको भी अब हम क्या किए, 2 पार्ट में बांट दिए, ठीक है। एक होता है काइनेटिक्स, एक काइनेटिक्स और दूसरा क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। क्या किया हम डायनेमिक्स को फिर से 2 भाग में बांट दिए। क्या बांटे हम? एक काइनेटिक्स को और एक काइनेमेटिक्स को। अब हम क्या देखिए, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, इसमें क्या अंतर है? तो देखिए काइनेमेटिक्स में हम जनरली क्या पढ़ेंगे? अबाउट मोशन, ठीक है। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट मोशन। यहां पे हमको फिर पढ़ना हो जाएगा काउज ऑफ मोशन, ठीक है।
हम यहाँ पे अगर जनरली भाषा में डिफाइन करें तो काइनेमेटिक्स को ऐसे डिफाइन करेंगे कि मैकेनिक्स का वो भाग, सॉरी डायनेमिक्स, मैकेनिक्स में डायनेमिक्स का वो भाग है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो मोशन क्यों कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, उस पर फोर्स कहाँ से लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये सब हमको उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन काइनेटिक्स में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, काउजेज ऑफ मोशन, आखिर में मोशन हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा मेरा बेसिक ऑफ मैकेनिक्स का पार्ट, ठीक है। अभी तक हमको इतना कुछ पढ़ना है अभी तत्काल। सॉलिड मैकेनिक्स में क्या, फिर से एक बार हम ग्राफ बना के बता देते हैं, तो इसको मिटा के हम एक ग्राफ बना रहे हैं। चलिए हम इसके ब्रांच को जो है सो मतलब हम थोड़ा बांट देते हैं, तो मैकेनिक्स के ब्रांच को एक बार हम ग्राफ के थ्रू बांटते हैं, जैसे बांट रहे थे। तो ये देखिए मैकेनिक्स को हमने क्या किया था, दो भाग में बांटा था। एक वो हो गया था सॉलिड मैकेनिक्स, जिसमें मैं सॉलिड के बारे में पढ़ना था। दूसरा मेरा था फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमको बहने वाले पदार्थ, ठीक है, जो फ्लो कर सके, उसके बारे में पढ़ना था, ठीक है। सॉलिड मैकेनिक्स को मैंने दो भाग में बांटा, क्योंकि अभी मुझे ये पढ़ना है तो मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ। तो सॉलिड मैकेनिक्स को मैंने दो भाग में बांटा था। एक बांटा था डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, और दूसरा मेरा है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स स्टार्ट। चलिए तो रिजिड बॉडी के बारे में हम चलते हैं थोड़ा अंदर इसके। तो रिजिड बॉडी को फिर मैंने क्या किया कि दो पार्ट में बांटा। रिजिड बॉडी को मैंने कितने पार्ट में बांटा, दो पार्ट में बांटा। एक स्टैटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स को भी मैंने क्या किया, दो भाग में बांटा था। डायनेमिक्स में क्या था मेरा, एक था मेरा काइनेटिक्स, दूसरा क्या था मेरा काइनेमेटिक्स। गाइस अब ये सब है क्या, वो आप लोग को एक बार समझा चुका हूं, फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। मैकेनिक्स क्या है, पहले मैकेनिक्स ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं और इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम मैकेनिक्स को दो भाग में बांट देते हैं, क्योंकि मटेरियल जो होते हैं सो दो टाइप के होते हैं। वैसे तीन टाइप में बचपन से पढ़ते आए होंगे कि तीन टाइप में होता है, कोई भी पदार्थ तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन देखिए मैटर जो है मेरा, ठीक है, वो टू स्टेट लाइक करता है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स और एक सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड का मतलब हो गया वो पदार्थ जो बहता नहीं है, और फ्लूइड का मतलब हो गया वो पदार्थ जो मेरा बहता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैकेनिक्स को भी दो भाग में बांट दिया, क्योंकि दोनों में मोशन होता है। तो सॉलिड को, मैकेनिक्स को मैंने क्या क्या बांटा, सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सॉलिड में जो नहीं बहता है, फ्लूइड में जो बहता है। तो जो बहेगा वो भी मोशन करेगा, क्योंकि नदी का पानी बहता है फिर भी वो गति में रहता है। और सॉलिड मैकेनिक्स, बॉल है फिर भी वो एक गति में आएगा, बस भी एक गति में आएगा, क्योंकि वो भी सॉलिड है, ठीक है। अब चलिए सॉलिड से नीचे चलते हैं, इसको भी दो पार्ट में बांटे। एक बांटे है डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, कौन सा, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, और दूसरा बांटे है क्या, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स में क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम फोर्स लगा के या पुश और पुल करके उसके शेप एंड साइज को चेंज करते हैं, वो क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। दूसरा क्या है, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो वो बॉडी जिसको हम क्या करते हैं कि अगर फोर्स लगाते हैं या फिर पुश और पुल, फोर्स दो टाइप का होता है, एक तो होता है पुश और पुल। अगर ये करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, मोशन में आ जाए, या फिर मोशन में पहले से है तो वो रेस्ट में आ जाए, या फिर अगर स्टेट ऑफ मोशन जो है उसका या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। समझ गए, तो ये मेरा हुआ रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के बारे में अब आगे जानेंगे। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को हम फिर से दो पार्ट में बांटते हैं। एक कौन सा हो गया, स्टैटिक्स, दूसरा कौन सा हो गया, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं जब बॉडी मोशन में नहीं होता है तब, ठीक है, जब बॉडी मोशन में नहीं होगा तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे, जब बॉडी मोशन में होगा तब। अब देखिए डायनेमिक्स में को भी हम दो भाग में बांटेंगे, एक काइनेटिक्स और दूसरा काइनेमेटिक्स। अभी तक मैंने डायनेमिक्स को दो भाग में इसलिए सिर्फ यहाँ पे बांटा है क्योंकि इस दोनों का अंतर यह है कि ये दोनों आपस में रिलेट कैसे हैं। तो काइनेमेटिक्स मुझे बताता है मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, और काइनेटिक्स बताता है उसका काउज को, इफेक्ट को, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज बेसिक ऑफ मैकेनिक्स आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फोर्स के बारे में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो पॉइंट ना समझ में आया हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ने का मन हो, जो भी टॉपिक आप नहीं समझ रहे हो कहीं से, वो भी हमको आप कमेंट में बताएं, जिसके बारे में हम आपको वीडियो डाल सके। हमको समझ में आए कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो शायद मैं अपने तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। और इसमें से अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, अब हम थोड़ा
बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता देते हैं इसी में। तो बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोग को क्या क्या क्लियर करना है, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट पहले लिख देता हूँ, फिर मैं उसको समझा देता हूँ। पहला है मास, ठीक है। दूसरा वेट, फिर तीसरा ले लीजिए मेरा स्पेस आता है, टाइम, और फिर लेंथ। देखिए कैसे है, मास, वेट, स्पेस, टाइम, लेंथ, ठीक है। तो हम अगर मास को डिफाइन करेंगे तो मास मतलब लगभग में आप लोग सब जानते होंगे कि मास क्या है। मास मतलब हिंदी अगर बोले इसका तो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान तो किसी भी चीज का क्या होता है, उसका पर्सनल पार्टिकल्स, वो कितना बना है, कितना मतलब घनत्व वाला है, इस चीज को क्या बताता है, हमारा मास बताता है, ठीक है। तो मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी मैटर में कितना क्वांटिटी है, उस चीज को ये बताता है। किस चीज को बताता है, किसी भी मैटर में उसमें उस मैटर का क्वांटिटी कितना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, एक पूरा भरा हुआ, मतलब जैसे मान के चलिए कि कोई एक एग्जांपल अगर ले तो एक भुरभुरा सा कोई पदार्थ, ठीक है, मतलब मिट्टी का ढेला ले, ठीक है। तो एक मिट्टी का ढेला जिसमें भुरभुरा सा है, ठीक है, और एक वो जो कि पूरा एकदम सख्त है। दोनों सेम साइज का है लेकिन दोनों के मास में डिफर होगा। क्यों? क्योंकि एक में भुरभुरा है तो उसमें क्वांटिटी उस मटेरियल का क्या है, कम है, और दूसरे में क्या है कि क्वांटिटी पूरा एकदम भरा पड़ा है। समझ रहे मेरे बात को? क्या है कि एक मेरा क्या है कि मास क्या बताता है, मेरे किसी चीज को बताता है, मैटर में कितना क्वांटिटी है उस चीज का, उसको बताता है, ठीक है। तो इसको वैसे डिफाइन करेंगे कि मास इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी विच, क्या करता है ये, हमको उसके क्वांटिटी को बताता है। तो विच रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी, ये क्या कर रहा है, मेरा मास क्या करता है, बॉडी के किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है किस चीज का, तो ऑफ मैटर। समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं मास। मास इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी भी मैटर के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? अब चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, वेट। वेट क्या है कि आप सब ये जानते होंगे कि वेट क्या है, कि जो पृथ्वी जिस एक्सेलरेशन से या जिस दम से, फोर्स बोल सकते हैं क्योंकि उसका एक्सेलरेशन और इसके मास को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मेरा आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो जिस एक्सेलरेशन मतलब जिस फोर्स से अपनी और किसी वस्तु को खींचती है वो क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। पहले हम एक चीज बताते हैं कि मास इज रिप्रेजेंटेड बाय, जानते होंगे सब, सॉरी रिप्रेजेंटेड, आई एम नॉट आस्किंग यू ऑल यूनिट, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे, छोटा वाला चौथी हो जाएगा पृथ्वी का मास। अरे भाई, तो क्या है, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, ठीक है। इट्स यूनिट इज किलोग्राम, मतलब केजी, ठीक है। मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से, और इसका यूनिट क्या होगा, केजी से। तो वेट, हम किसी वस्तु का क्या बता रहे थे वेट के बारे में। वेट क्या है कि जो ग्रेविटेशन अपने फोर्स से जिस वस्तु को खींचती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि द फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट attracted by the earth is known as weight। क्या हो गया, द फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज वेट, ठीक है। अब देखिए ऐसे, एज फोर ये फोर्स है तो फोर्स बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेट बराबर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाना चाहिए, एज अ फोर्स है तो पृथ्वी का
एक अपना त्वरण होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जिसका मान क्या होता है g के बराबर, g होता है, ये तो सब जानते होंगे। और अगर हम उस बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका फोर्स हो जाएगा जो उसको लग रहा है, मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है। तो अगर हम उसके मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को, ठीक है, अगर एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसको क्या बता देगा, मेरा वेट बता देगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg। समझ में आया? क्योंकि फोर्स क्या है मेरा, g क्या है यहाँ पे मेरा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, m क्या है मेरा मास, ये तो समझ में आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, वेट, क्योंकि बाय द डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं हम, वो वेट क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को खींचा जाता है अपनी ओर, ठीक है। तो क्या बता रहे थे हम, वेट क्या है मेरा, कि कोई भी ऐसा फोर्स है जो कि पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने में लगाता है, मतलब W बराबर mg। चलिए हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं जो हम लिखेंगे नहीं, आप लोग समझिएगा और ट्राई करिएगा कि लिख के उस चीज को, जो मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन दूंगा उसको लिख के आप कमेंट में जरूर फोटो क्लिक करके भेजिएगा। तो मैं वो क्वेश्चन मतलब पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, मास क्या है, मास एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या बताता है, उसमें कितना मटेरियल प्रेजेंट है उस चीज को बताता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मास मटेरियल किसी भी चीज में कितना प्रेजेंट है, ये चाहे हम यहाँ रखें चाहे हम कहीं और लेके जाए, चेंज नहीं होने वाला है, उसमें जितना मटेरियल है उतना रहेगा ही। इसलिए हम इसको एक पॉइंट बोल सकते हैं कि मास जो है सो कहीं भी कैसे भी चेंज नहीं होगा। वेट के बारे में हम चले तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो वेट क्या है मेरा, वेट के बारे में हम क्या बताते हैं, इसको हम जो है सो देखिए, वेट क्या है, एक ग्रेविटेशनल मल्टीप्लिकेशन है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन है, तो जो पृथ्वी का होगा उससे कम मेरे चंद्रमा का है, उससे बड़ा बृहस्पति ग्रह का है। तो आप यहाँ पे जाके अगर हम बाय द जितना दूर हम पृथ्वी से जाएंगे उतना वेट मेरा क्या होगा, घटता जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मास क्या है मेरा, मास नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, वेट क्या होगा, घटेगा भी और बढ़ेगा भी जगह के चेंज के हिसाब से, ठीक है। समझ में आ गया ये 2 पॉइंट। अब चलिए स्पेस में हम चलते हैं थोड़ा सा। स्पेस क्या होता है, तो स्पेस क्या है, स्पेस के बारे में आप सब जानते हो, स्पेस का हिंदी होता है जगह। चलिए ये क्या है मेरा स्पेस, स्पेस का मतलब सब जानते हैं जगह, लेकिन चलिए अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह के लिए मेरे पास जगह ही नहीं बचा जो हम बताएं। तो चलो हम जगह मिटाते हैं, क्लियर करते हैं, 1 मिनट। तो क्या है मेरा स्पेस, स्पेस क्या है मेरा, इसको क्या बोलते हैं हम जगह। अगर इसको हम जनरली भाषा में बताएं तो ऐसे भी बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु द्वारा लिया गया स्पेस, मतलब जो कि जहां पे कुछ रख सकते हैं, जहां पे कुछ हो सकता है, वही जगह है, ठीक है। तो स्पेस क्या है मेरा, कोई भी ऐसा एक ज्योमेट्रिक शेप है, कैसा है, एक ज्योमेट्रिक शेप है जो कि 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा जा सके, जहां पे खाली हो या भरा, इससे हमको यहाँ पे मतलब नहीं है। लेकिन जगह का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा स्पेस जो कि किसी वस्तु के द्वारा ऑब्टेन, मतलब किसी वस्तु के द्वारा लिया जाता है या छेका जाता है बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जगह बोल सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। दूसरा बात कि स्पेस को हम किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। स्पेस जो है जगह मेरा, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये नहीं कि अब हम ऊपर तो ऊपर ही एक्सटेंड करेंगे, नहीं, हम किसी भी डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज क्या है, स्पेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सटेंडिंग इन एवरी डायरेक्शन क्या है, स्पेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज, इसको हम कैसे मानते हैं, तो जिसको चारों बगैर फैलाया जा सके। और दूसरा क्या है कि इट इज, इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, इट इज ज्योमेट्रिक, इट इज जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इन 2D और 3D। क्या वो बोल रहे हैं, इट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इन 2D और 3D एक्सिस और एरिया, ठीक है। तो स्पेस को मैंने क्या डिफाइन किया कि ये क्या है कि एक ऐसा मतलब स्पेस क्या है कि हम इसको ये मानते हैं कि ये एक ऐसा चीज है जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में फैला सकते हैं
और ये कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, 2D और 3D एरिया के टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। तो अब चलिए देखिए, मास हो गया, वेट हो गया, स्पेस हो गया, चौथा क्या था मेरा, टाइम। टाइम था ना, तो एक बार हम चलिए हम क्या, अब वहां पे हम कहां तक आ गए थे, स्पेस, वेट, मास, ये तीनों चीज जान गए थे। हम चौथा चीज टाइम के पहले हम लेंथ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ के बारे में आप सब आदमी जान रहे होंगे कि ये क्या है, ये किसी चीज का क्या है, या तो ये हाइट मेजरेबल थिंग्स है, क्या है लेंथ, क्या है लंबाई, क्या चीज है किसी चीज का, या तो हाइट बताता है या दूरी बताता है। पारा पड़ता है ना बस। ये क्या चीज बताता है, जनरली बोले हाइट बताता है या दूरी बताता है, तो हम क्या बोल सकते हैं किसी भी चीज का, ये क्या बताता है, लेंथ मेरा साइज बताता है, क्या बताता है, साइज बताता है। तो लेंथ को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम साइज को माप सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में बोले तो ये एक साइज मापने वाला क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी by which we can measure size। क्या करते हैं, किस चीज को नापते हैं, such type of quantity by which we can measure size is known as, ये किस चीज से जाना जाता है, यही जाना जाता है हमारे लेंथ से, ठीक है। देखिए आप लोग सब जानते होंगे, इट इज डिनोटेड बाई एल। ये आप सबको पता होगा कि इसको हम एल से सूचित करते हैं। अब एल का मतलब कुछ और मत समझ लेना, हम दे देंगे, ठीक है, हाँ दे देंगे, ठीक है। तो क्या बोले हम, इट इज डिनोटेड बाई एल, मतलब एल का मतलब एल लेंथ है, समझना कुछ और नहीं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एच छूट गया है, तो ये क्या हो गया, इज नोन एज लेंथ, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई एल, ये एल के द्वारा सूचित किया जाता है, और इट्स यूनिट इज क्या होता है, कोई बताएंगे, मीटर। चलिए इसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं, ये मीटर है यहाँ पे। अब इसको मास मत समझ लीजिएगा, ये मीटर वाला एम है, ठीक है। चलिए लेंथ के बारे में हम जान गए, अब थोड़ा हम जानते हैं टाइम के बारे में। तो टाइम क्या चीज है, तो टाइम को डिस्क्राइब करना किसी के बस का तो है नहीं, तो मेरे भी बस का नहीं है। जनरली टाइम को हम डायरेक्ट डिनोट करें तो गॉड, मतलब क्या है, एक समय, समय क्या है, समय ही भगवान है। एज यूजुअल हम बोल सकते हैं समय क्या है, समय ही भगवान है। क्योंकि समय ना मैं चलाता हूँ ना आप चलाते हो, समय तो कोई और, क्योंकि आप बैठे रहो फिर भी समय जाना है, खड़ा रहो फिर भी समय जाना है, कुछ करो तो भी समय जाना है, ना करो तो भी समय जाना है। तो टाइम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मेरे पास क्या, किसी के पास कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग एक मैकेनिक्स के लिए या फिर साइंस के लिए थोड़ा सा इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो है, जो किसी भी घटना का घटने का जो क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। कोई भी जो घटना घटता है उसी के क्रम को हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। समझ में आ रहा है, कोई भी जो मतलब क्या बोल सकते हैं, सक्सेशन और सिक्वेंसेशन ऑफ इवेंट्स, इसी यही क्या कहलाता है, मेरा टाइम कहलाता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, टाइम इज द मेजर ऑफ सक्सेशन और सीक्वेंस ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इज द मेजर ऑफ क्या है मेरा, सक्सेशन और सीक्वेंस। इवेंट। देखिए पहले बता दे रहा है, टाइम को मेजर करना थोड़ा हार्ड है, टाइम को मेजर नहीं किया जा सकता है, सॉरी टाइम को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। वी कैन मेजर द टाइम बट कांट डिफाइन द टाइम, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए टाइम को डिफाइन किस टाइप से कर दिए हैं, टाइम इज द मेजर ऑफ सक्सेशन और सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। अगर इसको हम बोले तो बोल सकते हैं कि किसी भी घटने वाली घटना के क्रम को क्या बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं। जो कोई घटना घट रहा है, ठीक है, जैसे कि आज से 20 साल पहले हम ऐसे थे, आज से 20 साल के बाद हमको ये होना है, इस साल के इतना तारीख को जो ये होगा उसमें हमको जाना है। तो ये क्या है, मेरा सक्सेशन। जो घटना घट रहा है उसको हम जोड़ के टाइम को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अरे इससे 2 मिनट पहले ये हुआ, घटना को जोड़ के हम किसी भी टाइम को बता सकते हैं, ठीक है। खास करके ये सब चीज सबको याद होगा। ब्रेकअप हुआ होगा किसी लड़के से, अरे मेरा वो डेट को आज मेरा ब्रेकअप का इतना साल हो गया, आज मेरा पैचअप का इतना साल हो गया। और बोले तो मतलब पहला बार जो काम होता है उसका भी डेट याद रहता है, लेकिन ये वाला बात याद मत रखिएगा, कोशिश करिएगा याद रखने का, ठीक है। तो
तो चलिए, ये चीज हो गया मेरा बेसिक कंसेप्ट में 5 चीजें थी जो मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा चलते हैं दूर दराज की ओर। यहाँ पे मैंने एक वर्ड क्वांटिटी का यूज किया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा मैं इसे इरेज कर लूं। चलिए अब हम बताते हैं क्वांटिटी के बारे में थोड़ा। क्वांटिटी लगभग में आप लोग जानते होंगे इस क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी है किस कीड़ा का नाम? कीड़ा का नाम नहीं है, सॉरी, मतलब किस चीज का नाम है। तो क्वांटिटी है किस चीज का नाम, देखते हैं थोड़ा। क्वांटिटी मतलब क्या है इसका हिंदी अगर बोले तो मात्रा। क्वांटिटी का मतलब हम क्या बता रहे थे? क्वांटिटी का मतलब होता है क्या? मात्रा। मात्रा मतलब जान रहे हो ना भाई? मात्रा, किसी भी चीज का मात्रा, बालू का मात्रा, दूध का मात्रा, दही का मात्रा, चावल का मात्रा, लंबाई का मात्रा, ठीक है। तुम्हारा वेट का मात्रा, तुम्हारा वेट कितना है, ये सब चीज क्या है मेरा? क्वांटिटी। मतलब ये सब चीज को हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। अब एक बात बताओ, हम बोलेंगे तुम बहुत खुश हो, अरे कितना केजी खुश हो भाई, कितना मीटर खुश हो, इसका कोई मतलब कोई माप है? तो वो क्वांटिटी नहीं है, मतलब उसको क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है? मेरा फीलिंग्स है। तो क्या बोल सकते हैं इसको? ऐसा भी चीज जिसको हम माप सकते हैं वो मेरा क्या है? क्वांटिटी है। तो क्या बोल सकते हैं? सच which we can measure। स्पेलिंग गलती, measure is known as quantity। समझ गए होंगे आप लोग कि क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी जो भी चीज को हम माप सकते हैं। एज लाइक कि मैंने कितना चावल लिया दुकान से, मैंने कितना दही लिया, मैंने कितना दूध लिया, ठीक है। मेरी गाय कितनी दूध देती है। अब दूसरा वाला चीज मत सोच लेना, वो दूध देगा उसको नाप नहीं पाओगे। दूसरा बात की बता रहे थे, जो दूध जो तुम सोच रहे हो उस दूध को मापोगे तो बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा, मात्रा मिलेगा, लेकिन वही तुम कितना प्यार से वो क्वांटिटी लाए हो, प्यार को नहीं माप सकते हो, समझे। तो इसलिए सिंपल सा बात समझो, जिसको हम माप सकते हैं वो मेरा क्या है? क्वांटिटी। तो क्या लिखे हम? विच वी कैन मेजर इज नोन एज क्वांटिटी। एक बात नहीं समझ में आता है, हमको लगता है ना वीडियो देखने वाले इसको देख के ना, ये जो मैं बीच बीच में जो मतलब गर्ल्स को थोड़ा घुसा देता हूँ ना, उनका ध्यान ही उधर चला जाता होगा। भाई ध्यान में मत भटकाना वरना ही भूल जाओगे। चलिए, तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बारे में आप समझ गए। अब हम थोड़ा देर इधर आते हैं। क्वांटिटी क्या है? तो देखिए, एक होता है क्वांटिटी, दूसरा जो भी चीज जिसको भी हम माप सकते हैं सब क्वांटिटी है। क्वांटिटी में एक आता है फिजिकल क्वांटिटी, जो हमको फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। क्या है? फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे अब फिजिकल का मतलब लड़कियां के साथ फिजिकल होना मत समझ लेना बाबू, ये भौतिक मात्रा हुआ, ठीक है। यहाँ पे लड़की के साथ फिजिकल होने मत पहुंच जाना सुनते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, तो इसमें क्या है? द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी विच वी यूज्ड इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्या है कि जो फिजिक्स में हम जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं वो मेरा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं द टर्म्स या फिर द क्वांटिटी, ऐसे लिखे, द क्वांटिटी which we used in physics is known as physical quantity। अब देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम क्या करते हैं कि इसको दो भाग में बांट देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मैंने कितने भाग में बांटा? 2 भाग में बांटा मैकेनिक्स के हिसाब से। देखिए, अब देखिए इसका 2 भाग में बांटा, तो फिजिकल क्वांटिटी वी देयर आर, लिख देते हैं हम इसको, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल, अब समझ लेना, क्वांटिटी, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक को हम बोलते हैं स्केलर एंड सेकेंड इज वेक्टर। देखिए, अब मैंने क्वांटिटी को 2 पार्ट में क्यों बांटा, ठीक है। तो 2 पार्ट में बांटने की वजह क्या है? तो 2 पार्ट में इसलिए बांटा क्योंकि फिजिक्स में मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको ऑल द थिंग्स, मतलब छोटा से छोटा चीज पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो क्वांटिटी, कुछ चीजों को मैंने देखा जो चीज सब माप में आने वाले, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि दिशा पे नहीं डिपेंड करती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिशा पे नहीं डिपेंड करती है। तो मैंने किया क्या कि इन दोनों को ऐसे डिवाइड किया
कि एक को दिशा डिपेंडेंट बना दिया जिसको मैंने वेक्टर बोला, और जो दिशा पर डिपेंड नहीं था वो क्या था मेरा स्केलर। एग्जाम्पल अगर हम ले, ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम दुकान पे जाके बोलेंगे हमको 1 केजी चावल चाहिए। अब हम उसको दिशा देके तो नहीं बोलेंगे कि हो भैया हमारा 1 केजी चावल उत्तर मुंह था, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। अब हमको 1 केजी पानी, 1 लीटर पानी चाहिए, 1 लीटर दूध लेने गए, तो क्या हम उसको बोलेंगे कि वो दूध वाले भैया हमको 1 लीटर दूध जो है सो मतलब उत्तर वाला दीजिए। अब क्या उत्तर मुंह सुता के तुमको दूध देगा? वो दूध तुमको मिलने वाला है नहीं, गाय वाला दूध मिलेगा, वो भी दूध तुमको डायरेक्शन के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो स्केलर में क्या है मेरा, उस चीज को हम क्या है मतलब डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, वही वेक्टर पे चले आइए। तो वेक्टर के पास अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे हमको बोला गया तुम अभी ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ हो, मैं जैसे कि मान के चलिए मैं जहां खड़ा हूं, ठीक है, वहां से मेरे 10 मीटर दूरी उत्तर पे कोई मेरा मित्र मिलने आया हुआ है, ठीक है, तो वो मुझे वो लोकेशन बताया, तो मैं उसे बता सकता हूँ कि तुम मुझसे 10 मीटर दूरी उत्तर में हो, ठीक है, तुम मतलब दक्षिण की ओर आओ, बोल सकता हूं उसे मैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है कि एक डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन वही किस रास्ता से गए हो इसका डायरेक्शन आप नहीं दे सकते हो। आप बस उसको बता सकते हो कि अरे हम मतलब बाईपास होके गए हैं कि ई होके गए हैं, लेकिन तुम हो कहाँ एक्चुअली, इसका चीज तुम डायरेक्शन के थ्रू बता सकते हो कि हम आपसे इतना के एंगल पे है, या फिर इतना मीटर इतना इस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वगैरह वगैरह, जितना भी डायरेक्शन है किसी भी डायरेक्शन में आप बता सकते हो। लेकिन फिर वही अपना डिस्टेंस नहीं बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, ठीक है, मतलब पोजीशन बता सकते हो, अपना आपका डिस्टेंस क्या हुआ है वो नहीं बता सकते हो कि आपने किस रास्ता से कैसे कैसे तय किया, क्योंकि बार बार आपका डायरेक्शन चेंज होता जाता है। समझ भाई? तो क्या बता रहे थे स्केलर एंड वेक्टर। तो इसमें क्या था मेरा, जिसमें मैं डायरेक्शन का यूज नहीं करता हूँ, क्या है मेरा स्केलर है, जिसमें डायरेक्शन का यूज करता हूँ वो वेक्टर है, ठीक है। तो साफ सा एग्जांपल है, अगर आप एक एग्जांपल साफ सा है कि अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, कोई दुकान पे जाते हो, कोई दूध वाली के यहाँ जाते हो, आप वहां पे दूध लेते हो या फिर कोई सामान लेते हो, तो ठीक है, तो आप उसको डायरेक्शन बोल के नहीं देते हो कि वरना पता चलेगा आप अगर डायरेक्शन बोले के हो, आप किसी दूध वाली कहेंगे हो चाची हमारा उत्तर वाली चाची से हमारा कहीं दूध दिला था, तो वो आपको जो उत्तर भर की चाची आई हुई है ना उसके घर में, उसको बुला के ला देगी, ये बोलेगी जो दूध दे दो। अब वो गाय नहीं रखती है तो अपना दूध तो देगी नहीं, चप्पल पड़ जाएगा बेकार में। इसलिए इसको डायरेक्शन के साथ डिनोट मत करिएगा, सीधे दूध लेने जाइएगा। अब चलिए वेक्टर की ओर थोड़ा चलते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रखता है, ये नहीं रखता है, तो हम स्केलर को कैसे डिफाइन करेंगे। स्केलर को हम थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिर से फिजिकल का मतलब कुछ और मत समझ लेना, which have only magnitude। क्या है सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाएगा मेरा स्केलर। चलिए अब हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, फिर वेक्टर बताते हैं। चलिए अब हम चलते हैं वेक्टर की ओर। तो अभी तक स्केलर जान चुके हैं, वेक्टर क्या है, तो इसको सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which have direction as well as magnitude also। ये मेरा क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम, इसका एक अपवाद आता है, ठीक है, अपवाद जानते होंगे, अपवाद मतलब कि इसको एक काट देता है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्यों काटता है, जब हम इस टॉपिक के बारे में वेक्टर स्केलर वेक्टर के बारे में विशेष जानकारी लेंगे कुछ वीडियो के बाद, तो हम उसमें उस चीज को बताएंगे कि आखिर में वो काट क्यों है। और काट एक्चुअली है नहीं, वो रियल में वेक्टर नहीं है, और वेक्टर का डिफिनेशन भी यहाँ तक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो आपको जब हम स्केलर एंड वेक्टर बताएंगे तब वो जाके चेंज होगा। अब हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको बेसिक में ही यूनिट्स के बारे में, व्हाट इज यूनिट्स, ठीक है। तो जो मैंने, अब चलिए मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ यूनिट्स के बारे में, ठीक है। यूनिट्स, ये यूनिट्स होता क्या है, तो वो क्या होता है कि जो मैं मेजरेबल क्वांटिटी को मापता हूँ, ठीक है, उसको फिर दिखाने के लिए कुछ चाहिए। जैसे कि मैंने दूध को मापा लीटर में मापा, चावल को मापा केजी में मापा, लेंथ को मापा मीटर में मापा, या फिर वेलोसिटी को मापा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापा, एक्सीलरेशन को मापा मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापा, फोर्स को मापा तो कैसे मापा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, मतलब
या न्यूटन के रूप में उसको मापते हैं। तो ये जो मेरा जो आप देख रहे हैं लास्ट में जो लग रहा है मेरा मीटर, लीटर वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, यही यूनिट्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यूनिट्स के बारे में मैं क्या बताया हूँ, जो भी क्वांटिटी जिसे मैं मतलब मापता हूँ, उसको जो मतलब किसी भी चीज से जो साइन देता हूँ या फिर उस चीज को जो मैं रिलेट करता हूँ, उसको क्या बोलता हूँ मैं, यूनिट्स बोलता हूँ। तो इस चीज के बारे में मैं भी लिखूंगा नहीं, आपको यही चीज जो है सो आपको कमेंट में लिख के हमको भेजना है, इसका डेफिनेशन मैं बस समझा दे रहा हूँ। यूनिट्स फिर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है फंडामेंटल, एक क्या हुआ फंडामेंटल, एक हुआ डिराइव्ड। तो फंडामेंटल का मतलब हुआ जो किसी और यूनिट के हेल्प से नहीं बनता है। तो आप लोग जानते होंगे 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। और एक है डिराइव्ड। डिराइव्ड जो फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है, डिराइव्ड यूनिट। तो आप इस तीनों का डेफिनेशन, इसका और इसका, जिसको मैंने हिंदी में बताया उसको आप इंग्लिश करके लिखोगे। ठीक है, तो फंडामेंटल को हम क्या बोलेंगे, वो यूनिट्स जिसको दूसरे यूनिट्स की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो क्या है, फंडामेंटल है। और डिराइव्ड क्या है, जिसको फंडामेंटल यूनिट्स के सहायता से बनाया जाता है वो क्या है मेरा, डिराइव्ड यूनिट है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आप इस तीनों को लिख के लाइएगा। मैं कुछ और पॉइंट दे रहा हूं, आप हमको मास एंड वेट जो मैं बताया हूं उसमें डिफरेंस लिखिएगा। ठीक है, मास और वेट का डिफरेंस लिख के कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ डिफिनेशन जो समझने में प्रॉब्लम आया हो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में डालें, हम बता देंगे। और आगे जो आपका कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो आप डाल सकते हैं, हम बताएंगे फिजिक्स में, इवन और मैथ में भी बताएंगे। आप कमेंट में डालें। अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।